हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। भारतीय राज्य व्यवस्था की आज की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपसे डिस्कस करूंगा पासपोर्ट और वीज़ा के बारे में। तो ये पासपोर्ट क्या चीज़ है, वीज़ा क्या चीज़ है, किस तरह से पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया जाता है, क्या क्या कितने प्रकार के पासपोर्ट भारत में मौजूदा समय में अवेलेबल है। ठीक है, उसी प्रकार से वीज़ा के लिए किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है, कौन कौन सी कंट्री के लिए कौन कौन से वीज़े इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, और क्या नाम वीज़े कितने प्रकार के, इन सब चीज़ों पे हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो पहले ये जो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है, इसको हम दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। एक में आपका ले लेते हैं पासपोर्ट और दूसरे में ले लेते हैं वीज़ा। ठीक है, दोनों को बारीकी से अध्ययन करेंगे। ये जो आज का जो लेक्चर है, ये एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में आपको इसमें आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे भ्रम में रहते हैं कि पासपोर्ट और वीज़ा एक ही है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों में काफ़ी असमानताएं हैं। वीज़ा और जो ये पासपोर्ट है, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं पासपोर्ट पे। पासपोर्ट क्या है? ठीक है, पासपोर्ट है क्या? तो पासपोर्ट एक देश के द्वारा जारी किया जाता है किसी नागरिक को। अगर कोई हम भारत के नागरिक हैं तो हम भारत की बात करेंगे। ठीक है, तो इस पे सबसे पहले शुरू करते हैं। मान लीजिए मुझे किसी फॉरेन कंट्री जाना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हमारा देश जो हमारे देश की जो पासपोर्ट जारी करने के लिए जो आदि का ऑफिशियली जो वेबसाइट है, उस पे जाके मुझे यहाँ से पहले पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। यानी कि पासपोर्ट किसी देश की सरकार के द्वारा सॉरी पासपोर्ट किसी देश के सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति को फॉरेन कंट्री यानी कि विदेश जाने के लिए एक प्रकार से अनुमति दस्तावेज है। ठीक है, ये एक आधिकारिक दस्तावेज है। ठीक है, ये एक डायरी के रूप में रहता है, जिसके माध्यम से जो व्यक्ति विदेश जाना चाहता है वो उस सरकार के द्वारा उनको अनुमति के तौर पर जारी किया जाता है कि भाई ये व्यक्ति इस देश का है और इस देश को इस तरह से उस देश में आने की अनुमति दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पहले पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। पासपोर्ट बनाने के लिए पासपोर्ट से ही जब आप किसी देश में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ से आपकी एक तो नागरिकता की आपकी पहचान होती है और साथ ही साथ आपकी राष्ट्रीयता की पहचान होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें आपका पूरा विवरण दिया रहता है, आपका नाम, जन्म तिथि, ठीक है, और पूरा जो एड्रेस है वो सारी चीज़ें, उसी के साथ साथ आपका जो राष्ट्रीयता है वो उसमें सारी चीज़ इसमें दी रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये पासपोर्ट है, पासपोर्ट किसी देश, जब आप दूसरे देश में जाते हैं किसी उद्देश्य से, तो वहाँ पे एक पहचान पत्र के रूप में ये काम करता है। ठीक है, तो ये जो पासपोर्ट है, इसके लिए आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं? तो इसमें अप्लाई आप किस प्रकार से कर सकते हैं? इसमें आप दो प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप इसमें स्वयं जो पासपोर्ट इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है passportindia.gov.in, या तो आप इस पे जाके स्वयं अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो आपका जो नज़दीकी कोई जन सेवा केंद्र है वहाँ पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अगर आप स्वयं इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपसे आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, जैसे जन्म से संबंधित कोई प्रमाण, जैसे 10th की मार्कशीट हो गई, ठीक है, उसी प्रकार से आपका जो स्थायी निवास है, निवास से संबंधित कोई प्रमाण, जैसे आधार कार्ड हो गया, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, ठीक है, आपका स्थायी निवास है, इस प्रकार के तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स है जो आपको देने होते हैं। ठीक है, इसमें पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। ठीक, उसके बाद आपको, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको उसका जितनी भी डिटेल्स उसमें रहती है, बहुत सारी डिटेल्स रहती है, सारी चीज़ तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। फिलहाल जब भी आपका कभी दौरा होगा इस प्रकार का कभी आपको लगेगा कि हमें विदेश जाना है, तो आप स्वयं उस चीज़ को, ये जो पासपोर्ट इंडिया की जो वेबसाइट है, इस पे जाके आप स्वयं देख लें कि इसमें क्या क्या चीज़ें लगनी है। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको अप्लाई कर लेंगे तो लास्ट में आपको जो फीस वगैरह, जो आपको शुल्क वगैरह देना होता है, उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करके उसको प्रिंट आउट निकाल लेना है। ठीक है, साथ ही साथ जब आप ये अप्लाई कर देंगे
अप्लाई कर देंगे, उसके बाद आपको उसको उसका प्रिंट वगैरह निकाल के उसमें एक आपको अपॉइंटमेंट डेट भी इसमें दी जाएगी। इसके बाद आपको कहाँ जाना है, जो पासपोर्ट जो सेंटर है इंडिया का, ठीक है, पासपोर्ट सेंटर आपको जाना पड़ेगा। पासपोर्ट सेंटर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। जब आप पासपोर्ट सेंटर जाएंगे तो वहाँ पे भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अटैच किए थे, ठीक है, यहाँ पे जब आप अप्लाई करते हो फॉर्म के लिए तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको उस स्कैन करके उसको अपलोड भी करने होते हैं। तो जितने डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हो मूल रूप में भी और उसकी 6 प्रति के रूप में भी आपको पासपोर्ट सेंटर लेके जाना पड़ेगा। तो जब आप पासपोर्ट सेंटर चले गए उसके बाद आपसे ये सारी चीज़ें दोबारा से वहाँ से पूछी जाती है, जो वहाँ पे पासपोर्ट सेंटर में जो ऑफिसर्स रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, उनके द्वारा आपसे दोबारा से वहाँ पे भी कई चरणों से आपको गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी बाकायदा आपके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती है और वहाँ पे आपका फोटो भी लिया जाता है, ठीक है, जो फोटो आपके पासपोर्ट में लगेगा। तो इस प्रकार से जब ये वहाँ पे पासपोर्ट सेंटर में सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगी, उसके बाद आपका होगा पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन, तो जब ये पुलिस वेरिफिकेशन में आपको कॉल आ जाएगी कि भाई इस तरह से आपको पुलिस जो भी आपका कोई नज़दीकी पुलिस थाना होगा, पुलिस स्टेशन होगा, वहाँ पे आपको जाके ये सारे जो पुलिस वेरिफिकेशन है ये आपका कर दिया जाएगा, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद फिर आपको जो ये यहाँ से जो पुलिस वेरिफिकेशन जो सेंटर है वहाँ से आपकी जो रिपोर्ट है वो दोबारा से कहाँ जाएगी, पासपोर्ट सेंटर, ठीक है। तो पासपोर्ट सेंटर से फिर उसमें लगता है लगभग 15 से 20 दिन का समय इसमें लग जाता है। तो उस बीच में जो पासपोर्ट है वो आपके घर पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पासपोर्ट बनाने की ये प्रक्रिया है। उसके बाद अगर हम बात करें भारत में पासपोर्ट की, तो भारत में पासपोर्ट 3 प्रकार से जारी किए जाते हैं, ठीक है। इसमें एक हो जाएगा कॉमन पासपोर्ट, या आप इसको बोल सकते हैं ऑर्डिनरी, या आप इसको बोल सकते हैं साधारण साधारण पासपोर्ट। ये जो साधारण पासपोर्ट है ये इसके लिए कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अगर आप वयस्क व्यक्ति हैं, ठीक है, यानी कि आपकी एज 18 साल से ऊपर की है, तो इसमें जो पासपोर्ट की जो वैधता रहती है वो 10 साल की रहती है, 10 ईयर की रहती है, ठीक है। और अगर आप नाबालिग है, ठीक है, नाबालिग मतलब अगर आप 18 साल से कम के हैं तो आपको आपकी जो पासपोर्ट की वैधता है वो कितने साल रहेगी, 5 साल की रहेगी, ठीक है। हालांकि जो 15 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, किसके लिए, 10 साल के जो ये पासपोर्ट है इसके लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें तो कोई भी व्यक्ति, जैसे हम जाते हैं घूमने जाते हैं, स्टडी के लिए जाते हैं, ठीक है, बिजनेस के लिए जाते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से हम वहाँ पे इस टाइम मूड बसने के लिए चले जाते हैं किसी फॉरेन कंट्री में, तो हम किस कैटेगरी में आ जाएंगे, ऑर्डिनरी पासपोर्ट में, ठीक है। तो ये जो असाधारण पासपोर्ट है ये हमको मिलेगा और ये नीले रंग का होता है, नीले रंग का होता है, ठीक है। नंबर 2 पे आ जाएगा फिर डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, यानी कि जो हमारे राजनयिक होते हैं, जो हमारे डिप्लोमेट्स रहते हैं, ठीक है, ये उच्च पदों पर कार्यरत रहते हैं, ये आईपीएस और आईएएस रैंक के जो अधिकारी रहते हैं, तो इनके लिए ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। और ये किस पर, ये मैरून कलर का ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रहता है, ये मैरून कलर का रहता है। नंबर 3 में आ जाएगा आपका ऑफिशियल, ऑफिशियल पासपोर्ट। और ये जो ऑफिशियल पासपोर्ट है यानी कि सरकारी पासपोर्ट, सरकारी पासपोर्ट, अभी यहाँ पे नंबर 2 में आपने देखा, मैंने ये जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है इसमें मैंने आपको बताया था उच्च श्रेणी के जो पदाधिकारी होते हैं, ठीक है, जो डिप्लोमेट्स रहते हैं भारत सरकार के, जो अदर कंट्रीज में, ठीक है, विभिन्न देशों में हमारे डिप्लोमेट्स रहते हैं, तो उनके लिए ये डिप्लोमेट्स पासपोर्ट जारी किया जाता है। लेकिन अदर देन दीज पीपल्स, तो इन जो ये डिप्लोमेट्स को छोड़ के है, जो नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स के लेवल के जो अधिकारी रहते हैं या भारत सरकार के जो और कर्मचारी रहते हैं, उनको कौन सा पासपोर्ट जारी किया जाता है,
ऑफिशियल पासपोर्ट। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और ये किस कलर का होता है? ये सफेद रंग का होता है। इसका कलर क्या होता है? सफेद। ठीक है, तो ये जो पासपोर्ट रहता है इसमें बकायदा ऊपर लिखा रहता है। अगर कोई साधारण पासपोर्ट है तो इस तो सिर्फ पासपोर्ट ही यहाँ पे लिखा रहेगा, लेकिन अगर ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट यहाँ पे लिखा रहेगा, हिंदी में भी लिखा रहता है और अंग्रेजी में भी लिखा रहता है। ठीक है, और अगर ये ऑफिशियल पासपोर्ट है तो यहाँ पे भी ये चीज़ें लिखी रहती है। ठीक है, और नीचे लिखा रहता है भारत गणराज्य यानी कि रिपब्लिक इंडिया। तो ये सारी चीज़ें इस पे पासपोर्ट पे लिखी रहती है और इसमें जो पूरी डिटेल है आपकी वो पासपोर्ट के अंदर इसमें लिखी रहती है। ठीक है, साथ में इसमें आपका जो फोटो है वो भी अंदर छपा रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पासपोर्ट आप इस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। और ये पासपोर्ट को आप समझ गए होंगे कि पासपोर्ट किसी जो जिस देश का जो नागरिक होता है उस देश के द्वारा किसी व्यक्ति को बाहर देश में एज अप्रूवल के तौर पर पासपोर्ट को जारी किया जाता है। ठीक है, अगर मुझे मैं किसी इस प्रकार की गतिविधि में संलिप्त हूँ कि उससे देश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तो फिर जो भारत सरकार है वो मुझे बाहर देश जाने की इजाज़त नहीं देता है। ठीक है, तो ये पूरी पावर किसके पास है? हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, भारत सरकार है। ठीक है, इसमें भी संविधान में प्रावधान क्या नाम इसमें भी संवैधानिक प्रक्रिया इसमें की गई है समय समय पर। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें इसमें क्या क्या अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार से गलत तरीके से पासपोर्ट प्राप्त कर लेता है तो उसका पासपोर्ट किस प्रकार से जब्त भी किया जा सकता है। ठीक है, और उनके ऊपर जो कानूनी प्रक्रिया है वो भी उन पर जो कानूनी दंडात्मक प्रक्रिया है वो भी उनके ऊपर लागू हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पासपोर्ट है वो आपको जारी किया जा सकता है और आप पासपोर्ट लेने के बाद ही किसी दूसरे देश में जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बिना पासपोर्ट के आप विदेश नहीं जा सकते हो। अगर आपको पहले भारत सरकार से अनुमति मिल गई एज अ पासपोर्ट के रूप में, तभी आप दूसरे देश की यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं वीजा पे। ठीक है, क्योंकि वीजा और पासपोर्ट एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगर आपका पासपोर्ट बना है तभी आप वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना है तो आप वीजे के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम वीजे पे। वीजा क्या है? इस प्रकार से एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। अगर आप ग्रुप सी वगैरह के एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ तो खैर कम क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं कोई जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्जाम करवाते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हर तरह से खुद को प्रिपेयर रखेंगे तो क्वेश्चन एग्जाम में कहीं से भी आ जाता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हर चीज़ का अगर हम अध्ययन कर लेते हैं तो हमें एक प्रकार से जो डाउट्स जो हमारे मन में रहते हैं, क्योंकि जब हम एग्जाम में जाते हैं तो हमारे मन में डाउट्स रहते हैं, यार क्वेश्चन कहीं यहाँ से ना आ जाए, यार क्वेश्चन कहीं यहाँ से ना आ जाए। ठीक है, ये तो मैंने पढ़ा नहीं है। तो अगर आप हर चीज़ को पढ़ के जाते हो, ठीक है, आपके दिमाग में हर चीज़ बैठी हुई है, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए फिर उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं बीजे पे। ये बीजा क्या है? जो बीजा है ये सपोज कीजिए मैं इंडिया का सिटीजन हूँ, मुझे जाना है अमेरिका जाना है। ठीक है, तो अमेरिका जाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास क्या होना चाहिए था? पासपोर्ट। पासपोर्ट मुझे भारत सरकार के द्वारा दे दिया गया है। ठीक है, मेरे पास पासपोर्ट है। अब जाना है मुझे अमेरिका। अब मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? वीजे की ज़रूरत है। तो वीजा जिस देश में हमको जाना होता है उस देश के द्वारा हमें दिया जाता है। ठीक है, वो एक प्रकार से एक या तो आधिकारिक मोहर के रूप में होगा या फिर वो दस्तावेज के रूप में होगा। ठीक है, तो वीजे भी कई प्रकार के होते हैं। कहीं पे वीजा कहीं पे हम बिना वीजे के भी जा सकते हैं। ठीक है, कहीं पे हमें वीजा तब मिलता है जब हम उस देश में एंट्री करते हैं। ठीक है, उसको कहा जाता है ऑन अराइवल वीजा। ठीक है, तो और कहीं पे फिर हमें जो है ना पहले अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद जब हमें वीजा प्राप्त हो जाता है उसके बाद तो हम उस देश की यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कई प्रकार के वीजे हैं। फिलहाल हम समझते हैं वीजा क्या है। तो वीजा दोस्तों जैसे मैंने अभी बताया, वीजा किसी जिस देश की हमें यात्रा करनी होती है वहाँ का एक उस देश के द्वारा हमें उस देश में आने की अनुमति दी जाती है। ठीक है, और एक निश्चित समय उसमें निर्धारित किया जाता है कि व्यक्ति तब से इस समय से उस समय तक इस देश में रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद जो ये या तो जो हमारा पासपोर्ट रहता है इस पे उसी पे जो है ना वो अपनी स्टंप लगा देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब उस देश की जो स्टंप लग जाती है
ठीक है, या फिर आपके पास ये आधिकारिक दस्तावेज के रूप में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वीजा है, किसी देश में एंट्री के लिए हमें उस देश की परमिशन इसमें मिलती है। तो वीजा वीजा भी आप दो प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं वीजे के लिए। ठीक है, पहले तो आपको क्लियर कर लेना है कि वीजा है क्या। ठीक है, क्लियर हो गया कि वीजा जिस देश में हमें जाना होता है उस देश के द्वारा हमें दिया जाता है। ठीक है, मानो मुझे अमेरिका जाना है, तो अमेरिका की जो सरकार है, अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, उनके द्वारा मुझे वहां पे आने के लिए एक प्रकार का अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, वीजे के तौर पर। तो उस प्रकार से, लेकिन हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो वीजे को हम दो तरह से प्राप्त कर सकते हैं। एक तो आपको जो दूतावास है किसी देश का, ठीक है, मान लीजिए मुझे जाना है सॉरी अमेरिका, तो अमेरिका के जो दूतावास है भारत में, वहां पे जाके मुझे फिजिकली जो भी दस्तावेज मुझे उनको चाहिए हैं, ठीक है, वीजा को अप्लाई करने के लिए, वो दस्तावेज में उनको दूतावास में जाके जो एम्बेसी है वहां पे जाके अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो भी प्रक्रिया है, जो नियम कानून है, उसके तहत मुझे जो दूतावास के जो अधिकारी है उनके द्वारा वीजा दे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया है। ठीक है, जो वीजा की ये जो ऑफलाइन प्रक्रिया है वो काफी लंबी प्रक्रिया है। तो हमें क्या करना है, मान लीजिए मुझे अमेरिका जाना है, तो अमेरिका दूतावास की जो वेबसाइट है उस पे जाके मुझे अप्लाई करना है। ठीक है, किस पे? अमेरिका दूतावास की वेबसाइट पे जाके मुझे अप्लाई करना है, वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। ठीक है, और इसमें अप्लाई करने के लिए मुझसे बहुत सारी जानकारी इसमें पूछी जाएगी। ठीक है, बहुत सारी जो सबसे पहले जैसे अभी मैंने अप्लाई किया था, जैसे पासपोर्ट हो गया। ठीक है, इसमें सबसे पहले मेरे पास पासपोर्ट होना जरूरी है, पासपोर्ट होना जरूरी है। पासपोर्ट के बाद मेरे पास पासपोर्ट साइज फोटो होना बहुत जरूरी है, पासपोर्ट साइज फोटो होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब मैं अप्लाई करूंगा ऑनलाइन, ऑनलाइन अप्लाई करूंगा, तो जो इसका जो प्रिंट निकलेगा, प्रिंट निकलेगा एक प्रकार का अपॉइंटमेंट लेटर है। ठीक है, प्रिंट निकलेगा, उसमें सारी डिटेल मेरे को भरनी होगी, जो भी मेरे से संबंधित जितने भी डिटेल्स है जो मैंने इस समय इससे पहले पासपोर्ट में भी दर्ज करी है। ठीक है, इसी प्रकार की सारी जो जानकारी है। ठीक है, आप किस पर्पज से जा रहे हैं, आपको अपना उद्देश्य लिखना होगा कि आप व्यापार के लिए जा रहे हैं या फिर स्टडी के लिए जा रहे हैं। ठीक है, या फिर आप एज ए डिप्लोमेट्स जा रहे हैं। ठीक है, या आप बिजनेस के पर्पज से जा रहे हैं। ठीक है, मतलब या फिर आप ट्रेवल के पर्पज से जा रहे हैं। ठीक है, आप जर्नलिस्ट हैं। ठीक है, या आपने मैरिज की है दूसरे देश के नागरिक से। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें आपको इसमें लिखनी होगी कि आप किस कारण से उस देश में जाना चाहते हैं। उसके बाद आप जो फीस जो शुल्क रहता है, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग शुल्क है। ठीक है, तो वीजे के लिए तो इसमें आपकी जो फी रिसिप्ट है, जो आपकी फी रिसिप्ट है वो आपको साथ रखनी पड़ेगी। ठीक है, और ये जो आपको इसको जो आपने अप्लाई किया है उसके लिए वीजे के लिए, वो आपको प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ये चार चीजें इसमें आपकी हो गई। जब आप इसको प्रिंट निकाल लेंगे, ये दो चीजें, ये तो आपके पास ऑलरेडी है, पासपोर्ट भी आपके पास ऑलरेडी है और पासपोर्ट साइज फोटो भी आपके पास ऑलरेडी है। लेकिन जो ये आपकी जो रसीद की जो फीस की जो रसीद है, शुल्क की रसीद है, ये आपने यहाँ से प्रिंट आउट निकाली। इसके बाद आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये भी आपने प्रिंट निकाले। ठीक है, पर जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है इसमें आपको एक डेट दी रहती है। ठीक है, जो आपका कोई नजदीकी दूतावास है, एम्बेसी है, वहां पे आपको फिजिकली रूप से जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जब आप अप्लाई कर लोगे, प्रिंट आउट निकाल लोगे, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो एम्बेसी है, एम्बेसी है किसी देश की जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपको वहां जाना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे आपको ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, पासपोर्ट और ये पासपोर्ट साइज फोटोज, शुल्क की रसीद, और ये जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर, अपॉइंटमेंट लेटर है, ये सारी चीजें आपको एम्बेसी में जाके दिखानी है। वो आपसे सवाल जवाब करेंगे कि वही ये व्यक्ति हमारे देश में आने योग्य है या नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से कॉमन क्वेश्चंस आपसे वहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर उनको लगता है कि हाँ भाई इस व्यक्ति को हमारे देश में प्रवेश की, एंट्री की अनुमति दी जा सकती है, तो व्यक्ति क्या करते हैं, आपको बता देते हैं कि आपका जो पासपोर्ट है वो इस समय तक आपको अवेलेबल करा दी, सॉरी जो वीजा है आपको
उस समय तक आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो वीजा है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि वीजे कितने प्रकार के होते हैं। तो वीजे की अगर हम बात करें तो कई प्रकार के वीजे रहते हैं। तो ये दोस्तों इसी तरह से आप जो मैं बता रहा हूँ इसी प्रकार से आप नोट्स बनाते रहें साथ में, तो बढ़िया होगा आपके लिए। तो इसमें सबसे पहले आएगा ट्रांजिट वीजा, पहले लिख लेते हैं पूरा। उसके बाद आ जाएगा कॉमन वीजा या ऑर्डिनरी वीजा। उसके बाद चलते हैं डिप्लोमेटिक वीजा। उसके बाद चलते हैं कॉर्टेसी वीजा। फिर चलते हैं टूरिस्ट वीजा। फिर आ जाएगा आपका जर्नलिस्ट वीजा। फिर आ जाएगा आपका स्टूडेंट वीजा। आपका बिजनेस वीजा हो जाएगा। बिजनेस वीजा हो जाएगा। इसमें आपका आ जाएगा पेंशन वीजा। फिर आ जाएगा मैरिज वीजा और पार्टनर वीजा। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे और भी कई प्रकार के वीजे हैं। कितने वीजे लिखोगे आप? फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ। तो इसमें जैसे ये ट्रांजिट वीजा है, तो ये वीजा तब जारी किया जाता है जब मुझे मान लीजिए मुझे कहीं दूसरे देश जाना और बीच में कहीं और देश आ गया। ठीक है, तो किसी दूसरे देश को क्रॉस करके अगर मैं एक देश को क्रॉस करके अगर दूसरे देश में जा रहा हूं तो मुझे ये कौन सा वीजा जारी किया जाता है? ये ट्रांजिट वीजा जारी किया जाता है। ठीक है, और ये जो ट्रांजिट वीजा रहता है ये 5 दिन, अधिकतम 5 दिन के लिए जारी किया जाता है। कॉमन वीजे में फिर सभी लोग आ जाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। उसमें जो पासपोर्ट बताया अभी, दूसरे नंबर का जो पासपोर्ट बताया था, कॉमन पासपोर्ट या ऑर्डिनरी पासपोर्ट, तो उस प्रकार से अगर कोई ये पासपोर्ट प्राप्त करता है तो उनके लिए इस प्रकार का कॉमन वीजा जारी किया जाता है। और ये डिप्लोमेटिक जो लोग रहते हैं, उच्च जो हमारे राजनयिक रहते हैं, उनके लिए डिप्लोमेटिक वीजा जारी किया जाता है। ठीक है, इसमें इन लोगों को वीजे में कुछ छूट भी दी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी इसमें ध्यान रखनी है। अब ये कॉर्टेसी जो वीजा है, ये जो अभी मैंने उसमें बताया, पीछे जो पासपोर्ट में बताया था, एक होते हैं उच्च श्रेणी के जो राजनयिक होते हैं, पदाधिकारी होते हैं। ठीक है, जैसे आईएएस आईपीएस हो गए। ठीक है, लेकिन जो नॉन गजेटेड जो ऑफिसर्स है, ठीक है, जो भारत सरकार के द्वारा या जो नॉन गजेटेड जो कर्मचारी लोग हैं, ठीक है, जिनको भारत सरकार के द्वारा किसी देश में किसी विशेष उद्देश्य से भेजा जाता है, उनके लिए कर्टेसी वीजा जारी किया जाता है। ठीक है, टूरिस्ट वीजा अगर आप घूमने के उद्देश्य से जा रहे हैं, भ्रमण के उद्देश्य से जा रहे हैं, तो आपको टूरिस्ट वीजा जारी किया जाता है। लेकिन इसमें एक बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो टूरिस्ट वीजे से जो व्यक्ति किसी देश में एंट्री करता है वो सिर्फ घूमने का ही काम वहाँ पे करेगा। ठीक है, एज ए टूरिस्ट के तौर पर वहाँ पे जाएगा, लेकिन वो वहाँ पे किसी भी प्रकार का बिजनेस या व्यापार नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल कुछ देश थे जो जहाँ पे ये टूरिस्ट वीजा जारी नहीं किया जाता है। जैसे अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो 2004 से पहले यहाँ पे टूरिस्ट वीजा जारी नहीं किया जाता था सऊदी अरब में। ठीक है, वहाँ पे जो वीजा जारी किया जाता था, जो हज यात्रा के लिए लोग जाते थे उनके लिए टूरिस्ट वीजा जारी किया जाता है। लेकिन 2004 के बाद वहाँ पे भी क्या कर दिया, ये टूरिस्ट वीजा जारी किया जाता है। जर्नलिस्ट वीजा, हमारे जो पत्रकार बंधु है, ठीक है, या जो हमारी न्यूज जो एजेंसियां हैं, उनके जो लोग हैं, उनके जो कर्मचारी है,
वो इस जो ये जर्नलिस्ट वीजा है इसको लेके विदेश की यात्रा करते हैं, ठीक है। अब फिर आता है स्टूडेंट वीजा। जो बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं विदेश में, पढ़ाई के लिए जाते हैं, ठीक है, जैसे अभी आपने देखा होगा ये जो रशिया यूक्रेन जो वार चल रहा है, तो हमारे देश से बहुत सारे स्टूडेंट्स को यूक्रेन से भारत लाया गया है। तो ये किस वीजे पे गए हैं वहाँ पे, यूक्रेन किस वीजे पे गए थे, ये स्टूडेंट वीजे पे गए थे, ठीक है। और इसका जो अधिकतम समय रहता है ये 5 वर्ष के लिए अधिकतम समय इसमें रहता है। अधिकतम ये 5 वर्ष के लिए ये जारी किया जाता है। फिर आ गया आपका बिजनेस वीजा। अगर कोई व्यक्ति व्यापार करने के उद्देश्य से कहीं किसी देश में जाता है, बिजनेस करने के उद्देश्य से किसी देश में जाता है, तो उसको कौन सा वीजा जारी किया जाएगा, बिजनेस वीजा। और इसका भी जो समय रहता है वो 5 वर्ष रहता है, ठीक है। मान लीजिए मैं गया अमेरिका और मैंने अमेरिका में कोई अपना व्यापार ढूंढ लिया, अपना कोई धंधा ढूंढ लिया, तो इस प्रकार से मुझे कितने साल के लिए बिजनेस वीजा मिलेगा, 5 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा से इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ। पेंशन वीजा, ये जो पेंशन वीजा है ये मूल रूप से जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया और भी कई देश है जो ये इसको आप कह सकते हैं रिटायरमेंट वीजा, रिटायरमेंट वीजा, इन देशों में ये दिया जाता है, ठीक है। कम प्रचलन में है पर ये, ठीक है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर मैरिज वीजा, मान लीजिए आप हैं, आपने शादी कर ली कनाडा की किसी महिला से, ठीक है, और आपको कनाडा जाना है, तो आपको किस बिहाफ पे ये वीजा मिलेगा, मैरिज वीजे के आधार पर, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है पार्टनर वीजा। सपोज कीजिए आप इंडिया में रहते हो, आपका कोई पार्टनर है, कनाडा से आपने शादी करी है, ठीक है, कनाडा की कोई आपकी महिला जो भी है, ठीक है, या आप पुरुष है महिला है इससे मैटर नहीं करता है, आप इंडिया के हो, आपने कनाडा में किसी से शादी करी है, जो कनाडा का जो व्यक्ति है वो आपसे मिलने भारत आना चाहता है, तो उसको किस आधार पे वहां से वीजा मिलेगा, पार्टनर के, भाई मैं अपने पार्टनर से मिलने जा रहा हूँ, तो उसको कौन सा वीजा मिलेगा, पार्टनर वीजा। तो इस प्रकार से ये तमाम सारे वीजे हैं जो विभिन्न देशों के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो इसमें कई देश है जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, तो वहाँ पे हमें वीजे की जरूरत, हमें अगर नेपाल जाना होता है या नेपाल के लोग यहाँ आते हैं तो उनको वीजे की जरूरत नहीं है, हमें वीजे की जरूरत नहीं है। हम हमारे पास क्या है, जो हमारे पास जो अपना कोई एक पहचान पत्र होना जरूरी है, ठीक है, या आधार, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी होगी, इस प्रकार से हमारे पास कोई अपना पहचान पत्र होना चाहिए कि भाई हम भारत के हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें उस देश को क्रॉस करके किसी दूसरे देश में जाना हो, ठीक है, नेपाल को क्रॉस करके हमें जाना हो चाइना, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बाकायदा इसमें वीजा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम नेपाल की यात्रा करते हैं, भूटान और भी बहुत सारे देश है जहाँ पे हमें मुफ्त फ्री वीजा की व्यवस्था दी गई है, ठीक है, मतलब हमें वीजे की जरूरत नहीं है उस देश में जाने के लिए। हम जैसे अपने देश में कहीं पे भी चले गए, किसी भी स्टेट में चले गए, ठीक है, उसी तरह से हम बिना बेरोक टोक के इन देशों में जा सकते हैं, ठीक है। भूटान हो गया, नेपाल हो गया और भी बहुत सारे देश है। उसी प्रकार से कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे जिनके लिए हमने भी क्या कर रखा है, हमारे देश में ही अगर कोई कई देश के निवासी आते हैं, ठीक है, किसी भी पर्पज से आते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, वीजे से फ्री रखते हैं, ठीक है, वीजे से मुक्त रखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से कुछ देशों के लिए हमने भी व्यवस्था करी है कि वो जब हमारे देश में आए तो हम उनको जब भी आएंगे उसी समय हमने जो एयरपोर्ट है वहाँ पे हमने काउंटर खोल रखा है और वहीं से उनको वीजा दिया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से और भी कई कंट्रीज है जहाँ पे हमें भी ये सुविधा दी गई है, जैसे मालदीव हो गया, थाईलैंड हो गया, तो वहाँ पे हमें पहले वीजा लेके नहीं चलना पड़ता है साथ में, हम वहाँ गए और वहाँ पे जाके जो है ना, जो भी उनका कोई वहाँ पे ऑफिस होगा वहाँ पे जाके हम जो हमारा पासपोर्ट है उस पर मोहर लगा देते हैं, ठीक है, लगवा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वो वीजे का रूप ले लेता है, ठीक है। फिर कई देश है जहाँ पे जो ये मैंने प्रक्रिया है, अगर हमें वहाँ जाना पड़ता है, जैसे अमेरिका जाना पड़ता है, ब्रिटेन जाना पड़ता है, तो हमें इस प्रकार से पहले उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। जब हमारे पास वीजा मिल जाता है, हमें वीजा मिल जाता है, उसके बाद हम उस देश की यात्रा करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो वीजा और पासपोर्ट है इसको आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा कर रखें, ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं कि पासपोर्ट क्या है और वीजा क्या है। तो सिर्फ आपने इतना ध्यान रखना है, ठीक है, और इतना ही आप दिमाग में बिठा कर रखिए। जो लंबी चौड़ी जो कहानी मैंने यहाँ पे बताई है, ये अगर आपको मेंस वगैरह लिखना हो तभी आपके काम आएगा। फिलहाल आप इतना ध्यान रखें कि वीजा क्या है और पासपोर्ट क्या है। तो पासपोर्ट संबंधित देश के जो नागरिक है, ठीक है, जैसे मैं हूँ, मुझे बाहर जाना है,
तो सबसे पहले पासपोर्ट मुझे बनवाना है, और पासपोर्ट के बाद फिर मुझे उस देश, जिस भी देश मुझे जाना है वहाँ पे मुझे वीज़ा बनवाना है। ठीक है, तो ये जो वीज़ा है इसका पूरा नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आ जाएगा विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। तो ये इस प्रकार से इसका पूरा नाम है, विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों इस लेक्चर का आप अच्छे से अध्ययन करेंगे। आगे का जो हमारा लेक्चर होगा, अब इसमें हम चलेंगे भाग 3 पे, मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये जो हमारे दो जो चैप्टर है इसमें क्लियर हो गए। एक हो गया भारत का संवैधानिक विकास या संवैधानिक इतिहास, और एक नागरिकता। इस प्रकार से दो जो चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए, और जो तीसरा जो चैप्टर हमारा शुरू होगा वो होगा फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप रिवीजन भी करते रहें साथ में, तब इन चीजों का फायदा है। हम तीसरे लेक्चर पे जा रहे हैं, तो तीसरे लेक्चर से पहले जो 2 लेक्चर मैंने आपको बता दिए हैं उनका आप अच्छे से अध्ययन करें, तभी आपको जो है ना तीसरे लेक्चर पे जाने पे फायदा है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स पे। तो आप बने रहेंगे हमारे SSC एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद।